सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार है। कामयाब इंडियन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में बात कर रहे थे, आज इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र लगभग 90% अपना श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको क्वेश्चनों के रूप में, एमसीक्यू के रूप में और पॉइंट्सों के रूप में लिखते हुए चलेंगे। कोई क्वेश्चन में नया आता है तो आप ऐड कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको लगभग बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 से 20 सेमी तक जो ये पाई जाती है, 10 से 11 सेमी तक पाई जाती है ना। तो इसका एवरेज आ सकता है, आपको ऑप्शन के अनुसार चूज करना पड़ेगा कि एवरेज होता कैसे है, समझना। जैसे कि मैंने आपसे बता दूं कि 15 से 20 तक का है। अब ऑप्शन में आपको 15 से 20 तक का मैंने एवरेज बता दिया कि 15 से 20 तक का आए तो आपका ठीक हो सकता है। लेकिन आपको ऑप्शन में ऑप्शन बना के दे दिया जाए 10, 22, 18 और 7, तो आप ऑप्शन में कौन सा करोगे? 18। तो ऑप्शन के अनुसार आपको सॉल्व करना है। ये नहीं, इसमें ये नहीं रखना है सर ये 18 कैसे आया, या फिर ये नहीं हो सकता, आपने 15 से 20 का बताया, या तो 15 है या 20 है। तो एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन के अनुसार आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। अब आगे लेके चलते हैं टॉपिक के अनुसार अपन, कि अपन ने कहाँ कहाँ से बात कर ली, वापस रिवाइज करते हुए और समझते हुए। श्वसन तंत्र की बात कर रहे थे, तो श्वसन तंत्र की मैंने सर्वप्रथम कहा कि प्रारंभ कहाँ से होगा, नासिका से। नासिका से क्या होगा, प्रारंभ होगा। फिर श्वसन की क्रिया कहाँ जाएगी, ग्रसनी में, ट्रेकिया में। फिर ग्रसनी में क्या होगा, जो श्वासन है और जो भोज्य पदार्थ है ये आप शरीर में हिस्सा लेते हैं, नहीं मिलते हैं। श्वसन की क्रिया भी वहीं से होके गुजरती है और भोजन के जो कण हैं वहीं से होके गुजरते हैं। बात की ट्रेकिया की हो गई। ये ट्रेकिया आगे चलकर किसमें बढ़ जाएगी, किसमें, दो शाखाओं में बढ़ जाएगी। उसे क्या कहा, ब्रोकाई का। अब बात कर रहे हैं किसकी, लंग्स की, फेफड़ों की। नीचे आ जाता है, मैंने बताया आपको ये क्या, डायफ्राम। इसका कार्य क्या है, ये कार्य क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने का और अंदर लेने का काम, CO2 को बाहर निकालने का और ऑक्सीजन अंदर लेने में सहायक रहेगा, मेन भूमिका निभाएगा। यदि ये ग्रसित हो जाता है, चोटग्रस्त हो जाता है, टूट जाता है, तो लगभग इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ तक अपन ने समझा, एक एक चीज की बात की, कि हमने नासिका के बारे में समझा कि नासिका में रोम पाए जाते हैं। ये क्या कार्य करते हैं, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म कणों, धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं। इसमें एक म्यूकस नामक पदार्थ स्रावित होता है, वो क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, जिससे धूल के कण उस पर क्या हो, चिपक जाए। फिर अपन ने ग्रसनी की बात कर ली थी कि ग्रसनी में क्या होता है, श्वसन नलिकाएं, श्वसन और जो भोज्य कण हैं ये एक साथ बहते हैं, यानी एक साथ इनका जो श्वसन ग्रसनी है इन पे क्या लेती है, हिस्सा लेती है, यानी इसके द्वारा श्वसन की क्रिया भी की जाती है और ग्रासनाल से भोजन को कहाँ पहुंचाया जाता है, आमाशय तक पहुंचाया भी जाता है। फिर हमने फेफड़ों की बात की कि फेफड़ों में जो एक लेयर पाई जाती है, क्या है लेयर का नाम, फेफड़ों के ऊपर फ्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली पाई जाती है, ये इसका सुरक्षा का काम करती है। आपको मैंने ऑक्सीजन के बारे में कुछ बताया कि कितनी तो हम क्या लेंगे, अंदर लेंगे, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, और कितनी हम बाहर छोड़ेंगे। बात कर रहे थे किसकी, CO2 की, तो कितना अंदर लेंगे, 0.04, छोड़ेंगे कितने, 4%। बात कर रहे थे किसकी, O2 की, तो कितनी प्रतिशत, 21%। लेकिन छोड़ते कितने हैं,
17%। बात कर रहे थे किसकी, नाइट्रोजन की, 78.09% क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। लेकिन यह सामान्य रहती है लेने में और छोड़ने में, लगभग 78% ही इसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यहां तक अपनी चैप्टर हो गया था। आगे अपन बात कर रहे थे किसकी, ऑक्सीकरण और एक अनॉक्सीकरण की। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया श्वसन क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। जबकि अनॉक्सीकरण आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि श्वसन की क्रिया को करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बीज देते हैं, मान लो ये बीज को अपन को खेत में बोना है, क्या कह सकते हैं अपन ये जीव है, क्योंकि पौधा, पेड़ पौधे क्या हैं, जीव हैं। ये किसको ग्रहण करते हैं, O2 को ग्रहण करते हैं, यानी श्वसन की क्रिया में क्या ले, CO2 को, O2 को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, नहीं CO2 को ग्रहण करते हैं, जबकि अपन क्या किसको करते हैं, O2 को, सॉरी। अब ये पेड़ पौधे जब और श्वसन की क्रिया को कर रहे हैं, श्वसन की क्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये जीव हैं। अब इसको जब अपन क्या करेंगे, जमीन में बुआई के दौरान क्या कर देंगे, बो देते हैं, तो इसमें क्या होगा, अनॉक्सीकरण श्वसन होगा, क्योंकि अंदर क्या नहीं पाई जाती, श्वसन की क्रिया नहीं होगी। अब इसमें कौन सा अपन इसको O2 ग्रहण करने जाएगा, CO2 ग्रहण करेगा, ये नहीं करेगा ना, क्योंकि जमीन के अंदर चले गया, तो ये कौन सी क्रिया करेगा, अनॉक्सीकरण श्वसन। जब ये अनॉक्सीकरण श्वसन करेगा, तो मैं कह रहा हूं अनॉक्सी श्वसन क्रिया के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ऊर्जा के लिए आपको एक, इसके दोनों टॉपिक डालने के बाद में एक चित्र को आपको बनाना है, जिससे आपको समझ में आ जाए। यहां तक समझाना तो समझ गए। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, मैं कह रहा हूं इसको क्या करना है, अनोक्षी शोषण करना है। अब ये अनोक्षी शोषण करेगा, तो मैं कह रहा हूं ये क्या पाया गया, केंद्रक पाया गया, क्या, केंद्रक। अब मैं कह रहा हूं इसमें ये क्या है, कोशिका द्रव, द्रव्य पाया गया, कोशिका द्रव। खोज किसने की थी, पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब इसमें क्या पाया गया, DNA पाया गया। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कोशिका द्रव की। तो कोशिका द्रव में कौन कौन से कोशिकांग होंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पेड़ की बात कर रहे हैं, पौधों की बात कर रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा। क्या जंतु में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्या जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होगा या नहीं, नहीं होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बात करें गोल्जिकाओं की, इसमें क्या पाई गई, गोल्जिकाएं पाई गई, अंतःप्रदी जालिकाएं पाई गई। अब मैं बात करूं अंतःप्रदी जालिका, सबसे छोटी अंतःप्रदी जालिका किसमें होगी और बड़ी किसमें होगी, या गोल्जिकाएं कहें। चलो मेरा क्वेश्चन दूसरा था, मैं कहना चाह रहा हूं पादप कोशिका है, क्वेश्चन बताओ, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं सबसे बड़ी किसमें होंगी, पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में। क्या इस कथन से मैं सहमत हूं कि जंतु कोशिका होती है उसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं। क्या ये दोनों कथन सत्य हैं या असत्य हैं आपको, क्योंकि पादप कोशिका होती है इसमें रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बड़ी होती है। केंद्रक होता है कहाँ होगा, केंद्रक कोशिका भित्ति के पास होगा। ये सारी चीजें वापस रिवाइज होंगी और क्वेश्चनों के रूप में आएंगी। अब मैं कह रहा हूं अनोक्षी शोषण करना है, तो ये क्या करेगा, जब कोशिका द्रव में क्या करेगा, ये अनोक्षी शोषण करेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कोशिका द्रव में अनोक्षी शोषण कर रहा है, लेकिन कर किसके माध्यम से रहा है, तो एक चक्र की बात की थी मैंने, कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस चक्र। लाइसिस चक्र,
अब मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस चक्र की बात की थी, तो एटीपी का निर्माण करेगा वो कितना करेगा, कितना निर्माण करेगा? 4 एटीपी का निर्माण होगा, सही बात है, लेकिन 2 एटीपी इसमें क्या हो जाएंगी, खर्च हो जाएंगी। और तो कितने का लाभ होगा, 2 एटीपी का लाभ होगा। अब 2 एटीपी का लाभ हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसने क्या बनाया था, पायरुविक अम्ल, अम्ल। यदि ये पेड़ के रूप में बदल गया, जब ये अंकुरण होगा, पेड़ बनेगा, बीज की बात कर रहे हैं, पेड़ बनेगा, तो पेड़ के रूप में अंकुरित होके पेड़ में बदल गया, तो इसमें कौन सा शोषण होने लग जाएगा, ऑक्सीकरण शोषण होने लग जाएगा। और ये पायरुविक अम्ल है, यह कहाँ चल जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा, यानी पौधे को वृद्धि करने के लिए ऊर्जा का निर्माण करेगा। अब ऊर्जा का निर्माण करेगा तो कितना करेगा, 36 एटीपी का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। और लाभ हुआ था अपन को कितने का, 2 एटीपी का, वो 2 एटीपी मिलकर कितने हो गए, कुल 38 एटीपी का क्या हो गया, निर्माण हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाए ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण शोषण में कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 38। बात करें ग्लाइकोलाइसिस चक्र की, इसमें कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 2। यदि बात करें कि हानि की, यदि ग्लाइकोलाइसिस चक्र में कितने की हानि होती है, कितने की हानि होगी, 2 की हानि होती है। 2 की हानि होगी तो लाभ कितने का होगा, 2 का होगा। अब इसी लैंग्वेज में आपको समझाने की ट्रिक्स के रूप में मैंने वैसे के वैसे लिखा है, अब समझना आगे जो आपको नोट्सों के रूप में लिखना था। देखो कोशिका द्रव की बात कर रहा हूं, कोशिका शोषण, कोशिका में शोषण की बात कर रहे हैं, तो यह मानव कोशिका के अंदर होता है, यानी मानव कोशिका के अंदर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और कोशिका में श्वसन क्रिया होगी। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप, यानी भोजन है, भोजन करेंगे वो पचेगा और पचने के बाद में क्या होगा, ग्लूकोज का कोशिका के अंदर टूट जाता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ग्लूकोज जब कोशिका के अंदर टूटेगा वो किस तरीके से टूटेगा, मैंने बताया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से। अब इसी की बात कर रहे हैं, इसको 2 भागों में बांट देते हैं अपन। पहला कौन सा, एक तो कोशिका द्रव में कौन सा, अनऑक्सीशोषण बात कर रहे हैं, दूसरा किसका, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण। समझ में आया मेरी एक एक लाइन जो मैं बात कर रहा हूं। बात कर रहे हैं कोशिका द्रव की, यानी ऑक्सीशोषण की मैंने बात की, तो कोशिका जो द्रव है इसमें, यह कोशिका द्रव में होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सीजन इसमें नहीं पाई जाती। समझ में आई लाइन, यह इसे ही क्या कहते हैं, अनऑक्सीशोषण कहते हैं। दूसरी बात की वही बीज वाली जो मैंने लिखी, बीज अंकुरण या जीवाणु इष्ट की बात कर रहे हैं, तो इष्ट में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कौन सा जनन पाया जाता है, विखंडन, मुकुलन या पुनरुद्भवन, देवगुणन, याद करो भाई। ऑक्सी बात सुनो, ऑक्सीशोषण की बात कर रहे हैं, ऑक्सीशोषण होता है कोशिका द्रव में, अनऑक्सीशोषण के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है, 4 एटीपी का निर्माण होता है। ऐसी की ऐसी लाइन शॉर्ट वे में बना दी कि जो मैं समझा रहा हूं सीधा का सीधा आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। जिससे कितने एटीपी का निर्माण होगा, 2 एटीपी का निर्माण होगा। जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने की प्रक्रिया में, यानी ग्लाइकोलाइसिस में ये क्या कर जाता है,
खर्च हो जाता है। लेकिन ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस में तोड़ने की प्रक्रिया बताई मैंने, एक एंजाइम का नाम लिया। ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है यानी बनाए रखता है। कौन से एंजाइम की बात की थी, कौन से हार्मोन्स की बात की थी, इंसुलिन हार्मोन की बात की थी। क्या ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में टूटता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। लिखा दूंगा अभी। ग्लाइकोलाइसिस में जो चक्कर चला उसमें कितने एटीपी का निर्माण होगा, 4 एटीपी का निर्माण होगा। अब ग्लूकोज को इसमें में तोड़ने के बाद क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। और खर्च होके बचे कितने, 2 एटीपी क्या कर जाते हैं, बच जाते हैं। इससे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होगा भाई, 2 एटीपी का लाभ होगा। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से मैंने निकाल दिया आपके। और ये लाइन टू लाइन भी मैंने थोड़ा सा सार लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, कभी पूछे तो आप ना करो। बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस चक्र की। अब मैं बात कर रहा हूं किसी की एसिटाइल की। जिस प्रकार मैंने कहा कि सजीव होता है, सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी, योजक कड़ी किसे कहा, सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी, वायरस को कहा। किसको कहा, वायरस को कहा। लेकिन उसी प्रकार मैं कह रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो चलता है और क्रेब्स चक्र के मध्य की कड़ी होती है वह एसिटाइल को एंजाइम होती है, यानी को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए होती है। आपसे कई बार सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए एसिटाइल को एंजाइम क्या है, यह ग्लाइकोलाइसिस चक्र और क्रेब्स चक्र के मध्य की क्या है, योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यह किसमें होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो ये क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्योंकि यह ऑक्सीजन की किस में होगा, उपस्थिति में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले क्रेब्स चक्र कहा जाएगा, यानी जो जिसमें ऊर्जा का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, क्रेब्स चक्र के रूप में जाने जाएंगे। क्योंकि इसका नाम की बात करें, नाम क्यों पड़ा क्रेब्स चक्र, क्योंकि सीधा सिंपल क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने इसका क्या की थी, खोज की थी। वैज्ञानिक ने खोजा था। हाँ, खोज की थी, वैज्ञानिक ने खोज की थी। दूसरी बात कर रहे हैं कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप। एक एक पॉइंट को यदि सुना होगा तो आप एक एक लाइन का अर्थ समझ सकते हो। नहीं समझ में आएगा फिर समझाऊंगा। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने कितने, पायरुविक अम्ल बात कर रहा हूं, पायरुविक अम्ल बनेगा। वो किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन होके टूटता है। समझने का मतलब, कहने का मतलब, जो एटीपी का निर्माण होगा वो तो अंकुरण के लिए होगा। जब पूर्णतः वृक्ष का निर्माण होना होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, श्वसन की क्रिया करनी पड़ेगी। और वो किसमें होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। जब जाके क्या होगा, अपघटन होगा। और पायरुविक अम्ल के अपघटन के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होगा, 18 एटीपी का मतलब समझो। 18 एटीपी का मतलब कि 18 प्लस 18, क्योंकि यह 2 बार टूटता है, यानी कुल कितने एटीपी का निर्माण होगा, 36 एटीपी का निर्माण होगा। अब मैं बात करूं दोनों की, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें कितने प्राप्त हुए, 2 एटीपी प्राप्त हुए, 2 एटीपी का लाभ हुआ। अतः कुल कितने एटीपी हो गए, 38 एटीपी की बात कर रहे हैं। कुल कितने एटीपी, 38 एटीपी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। वापस समझने की कोशिश करूं। मैं कह रहा हूं 2 एटीपी तो किससे, ये आखिर एटीपी है क्या, इसकी फुल फॉर्म क्या है एटीपी की, एडिनोसिन
ट्राई फास्फेट। मैं बात कर रहा हूं कितने एटीपी की, 2 एटीपी की। अब क्रेब्स चक्र की बात करें, इसके ऑक्सीडेशन के दौरान कितने एटीपी निर्माण हुए, और कुल की बात कर रहा हूं, कुल कितने, ये लिख लेना है फार्मूला, कुल कितने एटीपी का निर्माण होगा, 38 एटीपी का निर्माण होगा। अब आगे बात करते हैं, कुछ मैंने पॉइंट्सों के रूप में लिए हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और एक एक चीज आपको समझ में आती रहे। बताओ, मानव के श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। मैं बात कर रहा हूं किसकी, अंग की, और श्वसन क्रिया में भाग लेता है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सर्वप्रथम श्वसन की क्रिया किससे होती है। जो कोशिका अंग की बात कर रहा हूं, श्वसन मैंने क्या कहा था आपको, क्या, मनुष्य के श्वसन तंत्र में मैंने आपसे लिखा है, जब माइट्रोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो मैंने लिखाया था माइट्रोकॉन्ड्रिया श्वसन, जो श्वसनीय अंग है, श्वसनीय अंग है, ऐसा लिखाया था शायद मैंने। लाइन में लिखना, कार्य में लिखाया होगा मैंने, माइट्रोकॉन्ड्रिया है वह एक श्वसनीय अंग है, श्वसन में माइट्रोकॉन्ड्रिया। यदि माइट्रोकॉन्ड्रिया आपके पास नहीं मिलता है तो फेफड़े। समझ में आ रहा है? मेरी एक एक लाइन यदि पीछे पढ़ रखा होगा तो 100% आप आंसर निकालोगे। आ जाओ, दूसरी बात करते हैं। मानव की मैंने मानव लिख दिया, मानव में दोनों आ जाती हैं, स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं। मानव की श्वसन नलिका की लंबाई मैंने कितनी बताई आपको, 10 से 12। लेकिन आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाए, पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो जो स्त्रियां होती हैं, ये स्त्रियों में कितनी होती है, लगभग 15 mm के बराबर होती है। और बात करें पुरुषों की तो 20 mm तक होती है, सेमी तक, सॉरी। क्वेश्चनों के रूप में मैंने एक बताया है आपको कि ओवरऑल कितना करना है, औसतन बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आएंगे तो आपको ऑप्शन उसके आसपास दिए जाएंगे लेकिन मीडियम में नहीं दिए जाएंगे। लगभग अभी मैं मान लो 12 बता दूं, वहां पे 13 लिख दे, तो इसीलिए औसतन मैंने बताया था कि 11 से 15 या 10 से 15 तक। 10 से नीचे आएगा वो गलत हो जाएगा, और 20 से ऊपर आएगा जो भी, वो गलत हो जाएगा। समझना किस तरीके से बात कर रहा हूं। बात करते हैं श्वसन वक्ष गुहा में जाकर, जब दो श्वसन नली की बात कर रहा हूं, श्वसन नलिका जब वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा में जाती है, जब दो भागों में विभक्त हो जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोकाई। आप समझना लैंग्वेज और क्वेश्चनों की, मैंने ये इसीलिए सारांश लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। दूसरी बात कर रहा हूं, मानव में गैसीय परिवहन किसके द्वारा होता है, जो गैस होती है, कहें कि वायु होती है, उसका परिवहन किसके द्वारा होता है। अब आप फिर कहोगे सर नाक के द्वारा परिवहन हो रहा है गैस का, सर गले के द्वारा परिवहन होता है, लेकिन अंगों तक गैसीय परिवहन, मतलब अंगों की बात करें, ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ेगा, एग्जामिनर में ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है वो करना पड़ता है। तो किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अब देखो, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है, मेडुला ओब्लेंगेटा। अब इसी में मेरे को ध्यान आ गया, बात करें एक सेरोटोनिन हार्मोन की, ये क्या करता है। अब इससे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी, पॉन्ड्स की बात कर रहा हूं। मस्तिष्क का जो मेडुला पार्ट होता है, यह पॉन्ड्स की क्रिया में कैसे सक्रिय होता है, अब समझना।
मैं कह रहा हूं सोते समय की बात कर रहा हूं। क्या सोते समय अपन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या नहीं? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लेते हैं या नहीं? लेते हैं ना। तो मैं बात कर रहा हूं, या तो अपन जब कार्य करें तो ही अपन को शरीर में आवश्यकता होती है क्या ऊर्जा की? सोते समय नहीं होती क्या? शोषण नहीं करते क्या? तो हम सोते समय बात करें, सोते समय ऑक्सीजन की क्रिया यानी ऑक्सीकरण की क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? फोन्स करता है। यह किसका पार्ट होता है? मेडुला ऑब्लेंगेटा का पार्ट होता है। गेटा का पार्ट होता है। मैं बात कर रहा हूं सेरोटोनिक की। अब मैंने शायद पहले बात कर ली, शायद मैंने पीडीएफ में एक लाइन दी थी, मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। बात की थी मैंने सेरोटोनिन की। ये सेरोटोनिन है मेलाटोनिक का ही हार्मोन, पीनियल ग्रंथि से ही निकलता है। लेकिन बात कर रहे थे इसकी यदि पर्टिकुलर बात की जाए तो मैंने बताया था नींद, नींद का और मूड का यह क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए नींद का कौन करता है? सेरोटोनिन। अब नींद में जो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीकरण हो रहा है उसका नियंत्रण कौन करेगा? पॉन्स का भी मेडुला ओब्लेंगेटा नियंत्रण करता है, इसलिए मैंने लाइंस में दे दिया। नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ओब्लेंगेटा। क्या सही है ये? दूसरी बात करते हैं, मानव 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? क्या लिखाया मैंने, पढ़ाया ये आपको? 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा मानव? कितनी बार? हाँ, 14 से और 20 बार, या 16 लिख लो, 16 से 20 बार ऑप्शन में ही है। तो दूसरी बात करें, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण में इसको हटाओ अभी, बात करें, चलो लिख लो, अभी मैं पढ़ाना था। यदि ग्लूकोज का एक अणु है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीकरण की बात करें, अब यदि ग्लूकोज का एक अणु है वह टूटेगा तो उसको टूटने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो 6CO2 की, यानी 6 अणु ऑक्सीजन के चाहिए जब जाके एक ग्लूकोज का अणु क्या करेगा? टूटता है। इसको अभी पढ़ाना बाकी है। मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है? अब आपको बताना है मनुष्य की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन या अनोक्सी श्वसन। यदि किसी ने यहां पर देख के बता दिया तो उससे कारण भी पूछ लूंगा। अनोक्सी श्वसन होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य की मांसपेशियां क्या करती है? अनोक्सी श्वसन करने के लिए किसका उपयोग करती हैं? बाह्य, जैसे त्वचा का, त्वचा के माध्यम से किसी में श्वसन हो रहा है तो वो क्या होगा? अनोक्षी श्वसन। क्योंकि वो ऊर्जा का निर्माण कहां पर करेंगे? कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र के द्वारा। समझ में आ रहा है? दूसरी बात करें, जलीय कशेरुक में श्वसनीय अंग होता है। जो जल में जीव रहते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए पॉइंट बना के लिख दिया। कौन कौन सा श्वसनीय अंग होता है जलीय जीवों में? बात करें क्लोम की, बात करें गलफड़े की, बात करें गिल्स की, बात कर ले, तीनों होते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करना है? क्लिक करना है। दूसरी बात करें, दैनिक श्वसन की क्रिया मस्तिष्क के किस पार्ट से होती है? यह क्वेश्चन कर रहा हूं किसमें से? श्वसन में से। लेकिन बात किसकी कर रहा हूं? मस्तिष्क की। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको एग्जामिनर क्या देगा? टॉपिक तो बता देगा 20 टॉपिक पढ़ने, 30 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन का वेटेज रखना है उसको 10 या 15। तो वो क्या करेगा? एक क्वेश्चन उठाएगा किसमें से? श्वसन में से, जिसमें श्वसन की भी बात हो जाएगी। यदि श्वसन की बात कर रहा है तो वो मस्तिष्क में से आंसर करेगा, तो मस्तिष्क की बात हो जाएगी। यदि उसने मेडुला ओब्लेंगेटा के बारे में पढ़ रखा है तो वो 100% इस क्वेश्चन को क्या कर देगा? सॉल्व कर देगा।
अब मान लो वो मस्तिष्क के बारे में नहीं पढ़ा उसने और श्वसन के बारे में पढ़ रखा है, और श्वसन में बात कर रही थी हमने किसकी, मेडुला ओब्लोंगेटा की, तो वो श्वसन का क्वेश्चन आ जाएगा। तो न तो क्या रहेगा कि भाई इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आया है, नहीं, सारे टॉपिकों में कवर हो जाएंगे। अब जिसने क्या पढ़ रखा है, मस्तिष्क पढ़ रखा है, वो तो किसका सोच लेगा कि ये मस्तिष्क की बात कर रहा है, लेकिन श्वसन की बात कर रहा है, कोई किसी ने श्वसन पढ़ा होगा तो वो क्या सोचेगा, हाँ भाई श्वसन में से क्या हो गया, क्वेश्चन पिकअप हुआ था। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि आपको टॉपिक तो रखेगा वो बहुत सारे, जैसे कि आपके जीके और भी कई होंगे, उनमें इतने टॉपिक है, यदि क्वेश्चनों की संख्या करे तो चौगनी हो जाए। तो वो क्या करता है, एक लिंकिंग करके टॉपिक पूछेगा, जैसे कि यहाँ श्वसन का पूछेगा तो क्या दे देगा, मस्तिष्क का पूछ रहा है तो हार्मोन्स के बारे में पूछ लेगा, हार्मोन्स की नहीं पूछना चाहता तो जो मस्तिष्क में से कोशिकांगों की, अब यहाँ पे किसकी बात हुई, माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आ गया तो किसकी पूछ लेगा वो, इसके वैज्ञानिक के भी नाम पूछ सकता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है, समझो कि आपको श्वसन टॉपिक डाल दिया किसी टॉपिक में, श्वसन टॉपिक डालने के बाद में क्या आप श्वसन को ही पढ़ोगे क्या, उसमें जो जो अंग आ रहे हैं उनको भी चर्चा में लेना पड़ेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी चर्चा करनी पड़ेगी, हो सकता है आपसे माइटोकॉन्ड्रिया का वैज्ञानिक का नाम पूछ ले, देखा किसने था माइटोकॉन्ड्रिया को, अच्छा, और शब्द किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया कहा किसने था, अल्टमान ने। क्या सीबेंडा का नाम सुना है, किसने, और सीबेंडा ने क्या कहा था, नाम सुना है सीबेंडा। सुनो आ जाओ टॉपिक में, श्वसन की बात कर रहे हैं तो श्वसन में क्या होगा, आपसे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, सुनो मैं बताना चाह रहा हूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देके आपसे क्या पूछेगा, इसका वैज्ञानिक का नाम पूछ लेगा, कार्य पूछ लेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, श्वसनीय अंग है, श्वसनीय अंग के रूप में रहता है। आ जाओ चलो क्वेश्चनों की बात करते हैं। और फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसका नाम मैंने अभी बताया था, वो कौन सा आवरण पाया जाता है, फ्यूरल, कला कह दो, मेम्ब्रेन कह दो या झिल्ली कह दो, नाम से कंफ्यूज मत होना, शब्द एक ही है, कला कह दो, झिल्ली कह दो, चाहे मेम्ब्रेन कह दो। फ्यूरल कला की बात करेगा, मेम्ब्रेन की बात करेगा फेफड़ों के ऊपर। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि फेफड़ों के ऊपर का आवरण किससे बना है या किसे कहते हैं। दूसरी बात करते हैं, श्वसन के दौरान बाहर निकाली गई, देखो इसी में से आ गया, CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत रहती है, बात कर रहे हैं बाहर निकालने की, लेकिन आपको ऑप्शन में इस तरीके से मिलेगा 4%, 0.4%, 0.04%, यदि किसी को नहीं आता तो ज्यादा वेटेज रख देगा, 8% रख दिया, जैसे 8%, तो फिर ऑप्शन को आपको देख के करना है कि 4% की बात हो रही है तो 4% ही आएगा। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं श्वसने की। अब मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन किया जाए कि सिलेंडर में वेंटिलेटर पे किस ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं। बात करें गोताखोरों की, यदि गहराई में जा रहे हैं गोताखोर, तो गोताखोर किस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे, और कम गहराई में जाते समय। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और सीधे सीधे टॉपिकों से। चलो आ जाओ, श्वसनीय अंग की बात कर रहे थे, वापस क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलना, जिसने नहीं बताया ध्यान रखना। बताओ निम्न में से कौन सा कथन आपके लिए गलत हो सकता है, यानी बात कर रहे हैं गलत कथन की। कौन सा कथन गलत हो सकता है। पहला कथन, जो दायां फेफड़ा होता है वह बाएं फेफड़े से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या यह सत्य है? और ये आए हुए क्वेश्चन ही है।
दाएं फेफड़े की बात करें, दायां फेफड़े में से 3 या बाएं फेफड़े में से 2 लोब होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? अभी बताएंगे ये भी। बाएं फेफड़े भारी व दाएं फेफड़े हल्के होते हैं। दोनों फेफड़े बिल्कुल समान होते हैं। अब आपको गलत बताना था, कौन सा गलत हो सकता है? डी वाला। तो ऑप्शन कौन सा? डी। सीधा सीधा ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा? मैं कह रहा हूं ना, यदि जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ लिया तो तीनों ऑप्शनों में से वो कहीं भी आंसर निकाल देगा। यदि आपको 3 ऑप्शन पता है, एक नहीं भी पता ना, तो आप 100% उसका आंसर दे पाओगे। बात करते हैं, यह भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। श्वसन की क्रिया के दौरान, देखो, श्वसन की क्रिया के दौरान कौन सी गैस मात्रा में कोई परिवर्तित नहीं रहती है? सीधा ऐसे के क्वेश्चन आएंगे आपको, अभी तो बच्चों जैसे लगेंगे, लेकिन ये बहुत कठिन बन जाते हैं जब जाके याद नहीं होते, ये ध्यान रखना। क्या ऑक्सीजन है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? क्या नाइट्रोजन है? क्या इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा हो गया अपना? नाइट्रोजन गैस। सीधा का सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम के ही क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये मैंने कराया था, आज वापस देख लो, यूट्यूब पे कराया था शायद। कौन सा कथन गलत है? यानी हमेशा सांस नाक से ली जाती है। क्या ये कथन सत्य है? सत्य है, मान लिया। श्वसन में नाक एवं मुंह से सांस ली जाती है। क्या यह भी सत्य है? क्योंकि नाक से भी ले लेते हैं और मुंह से भी ले सकते हैं। बात करें सी ऑप्शन की, नाक में बाल धूल मिट्टी के कणों को क्या करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सत्य है कथन। अब बात करें मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है, तो क्या ये कथन सत्य हुआ? तो ये कौन सा हो गया? कथन डी हो गया। ये सारे क्या हैं? सत्य हैं। ये गलत है, तो इसलिए गलत का पूछ रहा था, ऑप्शन कौन सा गया? डी। आगे चलो। एपिग्लोटिस का नाम आ रहा है कि एपिग्लोटिस होता है, वो कार्य क्या करता है आखिर? तो इसकी बात कर रहे हैं। भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता। क्या यह सत्य है? दूसरी बात करते हैं, भोजन निगलते समय कण को श्वास नलिका में जाने से क्या करता है? रोकता है। तीसरा भी ऑप्शन सुन लो, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को क्या करता है? बंद करता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें से? सी। अरे लास्ट वाला भी ऑप्शन देख लिया करो, डी वाला ऑप्शन रहेगा। आगे बात करते हैं मुख्य। अब बताओ, मुख्य रूप से किससे ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? बताओ, क्या वसा से कहा गया? क्या प्रोटीन से? देखो ये ग्रुप डी का है क्वेश्चन, 2018 का है। क्या कार्बोहाइड्रेट से? क्या कार्बनिक अम्ल से? अब बताओ, आपके सिर्फ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और मैंने अभी अभी कहा था, लाइन भी लिखाई है और पढ़ाया भी है कि भाई कार्बोहाइड्रेट होता है, ये इसको तोड़ते हैं किसके? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज से किसके, कौन से चक्कर के द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर के द्वारा 2 एटीपीओ का क्या होता है? निर्माण होता है। ये क्या हो गया? कैसे होगा ये? अरे हाँ, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता कौन सी सही है? देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं, कहीं न कहीं आए हुए हैं, ये लिए ही उठाए हैं कि कहीं न कहीं से आए हुए हैं। क्या CO2 को क्या 10% अपन क्या करते हैं? छोड़ते हैं क्या CO2 को? क्या ऑक्सीजन को 4% छोड़ते हैं? क्या नाइट्रोजन को? या उपयोग में से तीनों सही हैं? तो कौन सा हो गया? नाइट्रोजन। सीधा सीधा आपने पढ़ लिया,
3-4 दिन से आपको रटाया गया है और अच्छा समझा है, इसलिए जवाब दे पा रहे हो। यदि नहीं पता होता तो 100% इसमें ही फंस जाते आप। क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रिंट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, सीधा का सीधा उठा लिया। मनुष्य में श्वास लेने की दर सामान्य प्रति मिनट कितनी होती है? सीधा सीधा ऑप्शन आ गया, सीधा सीधा लिखाया था मैंने आपको। ठीक है, अब देखो ऑप्शन काटने हो तो आपको देखो कैसे काटते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं 5 से 7 बार क्या श्वसन लेगा क्या? सीधी बात कर रहा है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 16 से 20 बार श्वसन की क्रिया होगी। 5 से 7 बार, ये तो सीधा सीधा ही क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं कितनी? 1 मिनट में कितनी बात कर रहे हैं? 60 से 75 बार। इतना तो हृदय ही नहीं धड़कता, तो इतना तो कैसे ले पाएंगे? तो 60 से 75 बार ये गलत हो गया। फंसेगा किसमें? 20 से 25 बार में। पर ये क्या है, लगभग एवरेज से ही ऊपर चले गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चनों का निकालना और सोल्व करना। आगे चलते हैं, बताओ ये क्वेश्चन देखो। श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? क्या समझ में आया? क्यों होता है हीमोग्लोबिन के कारण? क्योंकि यह ऑक्सीजन को क्या करती है? ले जाने का काम करती है। अब इसी में से क्वेश्चन निकालते हैं। बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन यह ऑक्सीजन को लेगी, लेकिन लेगी किससे? बात करें किससे? कूपिकाओं से। कूपिकाओं से इसने क्या ली? ऑक्सीजन ली, यानी O2 को क्या किया? ग्रहण किया। अब बात कर रहे हैं HB की, तो हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बना नहीं, यानी O2 को क्या कर लिया? इसने पकड़ लिया। लेकिन ये छोड़ेगी तो क्या छोड़ेगी? कूपिकाओं को, CO2। अब ये हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, ये श्वसनीय अंग में आवागमन का कार्य करता है। तो मैंने कहा था ये फिर लेके कहां जा रहा है? इसको कोशिका तक पहुंचा रहा है। वही प्रोसेस होगी, समझना। कोशिका तक पहुंचा रहा है। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में किस तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? हम तो इसको वहां पहुंचाएंगे, कहां पे? कोशिका द्रव में। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया तक क्यों पहुंचा रहा है? कारण बता सकते हो? ऊर्जा निर्माण तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तक क्यों पहुंचा रहा है? ये आपकी सोचने की क्षमता होगी। समझो, क्योंकि मैंने यही कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करेगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कार्य करेगा। अब जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जा रहा है तो कहां तक पहुंचाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाएगा। और जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि हीमोग्लोबिन में होता है Fe आयरन। सर्वाधिक मात्रा में कहें हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे पालक, राहा और काफी सब्जियां हैं। कौन सा ऑप्शन हो गया? हीमोग्लोबिन। दूसरा करें, क्या ऑप्शन आया बिलीरुबिन। क्या आपने नाम सुना है? बिलीरुबिन क्या है? यकृत ग्रंथि से निकलता है। देखो क्वेश्चन आ गया, पुरुषों और महिलाओं में जो वाल्व होते हैं, जो नलिका होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? अब मैंने आपको बता दिया, अब ऑप्शन छांट के बताओ मेरे को, कौन सी होगी? कौन सी? 10 से 15, 20 से 15, 15 से 20। इसमें क्या कहा आप समझना, इसीलिए मैंने बता दिया था ये क्वेश्चन देखने के बाद में। क्या पाया जाता है? मैंने कहा था आपसे, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? पुरुष और महिलाओं की पर्टिकुलर देके पूछ रहा है कि पुरुष महिलाओं में कितने और पुरुषों में कितने। तो पहली बात की महिला की, तो महिला की लिखेंगे। फिर बात की पुरुष की, तो फिर पुरुष की लिखेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? बी पार्ट। तो समझो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप किस पे दोगे कि सर ने ये पढ़ाया नहीं, सर ने ये बताया नहीं, क्योंकि ऑप्शन सारे कॉपी में से और किताब में से आएंगे। बस बात करनी है समझने की और पढ़ने की। नहीं तो किताबों में वैसे ही बहुत लिखा हुआ है, पढ़ लो कितना पढ़ना चाहते हो, लेकिन बात होती है समझने की।
श्वसनीय अंग क्या है? बताओ। देखो ऑप्शन मैंने आपको कई तरीके से ये क्वेश्चन करा दिया, अब आप बताओ, दिमाग लगाओ, देखिए कौन सा हो सकता है। श्वसनीय अंग क्या है? आपको शॉर्ट में समझाना चाहूं, जो श्वसन की क्रिया करेगा वही होगा क्या? वायुवीय श्वसन की बात कर रहे हैं, जो वायु के माध्यम से क्या करेगा? श्वसन करेगा। तो कौन सा हो, क्या होगा? क्या? कौन सा? ऑप्शन क्रम गलत है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन को यह ध्यान रखना है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करेगा, वो वायवीय श्वसन होगा। यदि वायवीय श्वसन में आपसे बात कर ली जाए किसके द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है, किसके माध्यम से होगी? गल्फ माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऑप्शन में आ जाए तो किसके? ऑक्सीकरण के श्वसनीय अंग के रूप में जाना जाता है किसको? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। बात करें मानव की, यदि मानव आगे साथ में जोड़ दे, मनुष्य में ऑक्सीकरण की क्रिया में मुख्य अंग है और माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं दे, फेफड़े दे दे, तो कौन सा हो जाएगा फिर? फेफड़े। समझ में आया क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका? आप बताओ, निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? यानी कौन सा है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट दे दी, लेकिन समझने वाला, और मैंने बार बार कहा तो आप समझ जाओगे कौन सा है। पहला ही ऑप्शन मिल गया कि ये तो ग्रसनी है। बात कर रहे हैं ट्रेकिया में, ट्रेकिया में क्या पाचन तंत्र का भी भाग लेगा, क्या श्वसन तंत्र का भी भाग लेगा? तो सीधा सीधा ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन कई सोचने वाले गले को ट्रेकिया सोच के साथ, गले से ही तो निकलता है मामला, तो शायद ट्रेकिया भी कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। अस्थियों की कोई बात ही नहीं हुई। अस्थियों की बात करें तो मैंने बताया था ट्रेकिया में कितनी? 9। चलो अब आपसे क्वेश्चन आज पूरे हो गए। ये आपको ऐसे कैसे छाप लेना है एक पेज में छोड़ के, फिर भी 2 पेज आपको छोड़ने ताकि आप कुछ कुछ ऐड कर सको, और 1-2 क्रियाएं हैं उनके बारे में बता दूंगा, उनसे क्या है 1-2 क्वेश्चन निकल जाते हैं। आज के लिए थैंक यू। शायद 2 मिनट की बात है, कल कर लेंगे। थैंक यू।